इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से आप लोग क्या समझते हो? एनी आइडियाज? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है या उसका क्या क्या खासियत होता है, फीचर्स क्या होता है? एनी आइडियाज? An instrument which can be exchanged. Okay, almost right है. Example दे सकते हो negotiable instrument का? Any example for a negotiable instrument? Check, very good, is a negotiable instrument. Money negotiable instrument है. Bills, okay, very good, negotiable instrument है. Anything else? Yes. Okay, देखते हैं. सबसे पहले let's talk about definition of negotiable instrument. According to section 13 of Negotiable Instrument Act 1881, a negotiable instrument means a promissory note, a bill of exchange or check payable either to the order or to the bearer. तो negotiable instrument में क्या क्या आता है? Promissory note आता है, bill of exchange आता है, checks आता है, और ये इसमें एक शब्द जो इस्तेमाल हुआ है bearer. bearer की क्या मतलब है? Any ideas? बेरर की क्या मतलब है? बेरर मतलब होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जिसके पास वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको हम बेरर कहते हैं. ठीक है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या आता है? प्रॉमिसरी नोट्स आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, चेक्स आता है, एंड एनीथिंग एल्स? यस, बेरर की यही मतलब है, यानी कि जिसके पास भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको हम बेरर कहते हैं. ठीक है, लेट अस लुक इनटू. Yes. अभी हम नेगोशिएबल की क्या मतलब है वो देखते हैं. The word negotiable means transferable from one person to another, and term instrument means any written document by which a right is created in favor of some person. यानी कि negotiable की क्या मतलब है? कोई भी चीज जो ट्रांसफर हो सकता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास. एंड इंस्ट्रूमेंट की क्या मतलब है? एनी रिटन डॉक्यूमेंट, यानी कि कागज में लिखा हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट कहते हैं. So, उसके नीचे उसका मीनिंग दिया गया है. A negotiable instrument is a piece of paper which entitles a person to a sum of money and which is transferable from person to person by mere delivery or by endorsement and delivery. यानी कि negotiable instrument क्या होता है? एक piece of paper होता है, यानी कि वो piece of paper क्या करता है? एक person को, यानी कि एक व्यक्ति को कोई भी अमाउंट के ऊपर क्लेम दे देते हैं. ठीक है, उसको हम कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. यानी कि कागज में होता है, एक पेपर होता है जिसमें एक सम दिया गया होता है, मान लो 20,000, 25,000 और 30,000, और क्या करते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमेशा ट्रांसफर हो जाता है बेरर से बेरी से बेरर के पास. बेरर मतलब कौन होता है? होल्डर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. बेरी मतलब जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं उसको हम बेरी कहते हैं. ओके, अब हम देखते हैं एंडोर्समेंट की क्या मतलब है. एनी आइडियाज? एंडोर्समेंट की क्या मतलब है? आप लोग सुना होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर्ड बाय एंडोर्समेंट. एंडोर्समेंट की क्या मतलब है? एनी आइडियाज? एंडोर्समेंट की क्या मतलब है? एनी आइडियाज? अगर पता है तो टेक्स्ट कर दो. एंडोर्समेंट देख लेना क्या हो सकता है. थोड़ा और सोच लेना, एंडोर्समेंट की क्या मतलब हो सकता है. ओके, देखते हैं. When a maker or holder writes a person's name, okay, on the face or back of the instrument and puts his signature thereto for the purpose of negotiation, then it is called as an endorsement. समझ में आ रहा है? यानी कि मान लो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फेस पे, यानी कि उसकी फ्रंट पेज पे
अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के नाम डाल रहे हैं और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के नीचे या उसके पीछे उसकी साइन हो रहे हैं, देन यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, नेगोशिएशन हो रहा है। आप लोग अगर चेक्स अगर आप देखा है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि चेक्स में आप क्या करते हो, दो व्यक्ति के नाम होता है, पहला किसका नाम होता है, जिस व्यक्ति को वो चेक हम दे रहे हैं उसका नाम होता है, एंड दूसरा कौन सा है, जो व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को चेक दे रहे हैं उसके सिग्नेचर होंगे सबसे नीचे। तो यहाँ पे नेगोशिएशन मतलब एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हो रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की कस्टडी पे, इसको हम कहते हैं नेगोशिएशन। ठीक है, पर्सन हु साइंस एंडोसर, यानी कि पर्सन मतलब चेक में जिसका सिग्नेचर सबसे नीचे होता है उसको हम कहते हैं एंडोसर, एंड टू हुम इट इज एंडोस, यानी कि किसको पे करना है, किसके नाम पर चेक बना हुआ है, वो बन गया एंडोर्सी। इतना क्लियर है? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? यहां तक एनी डाउट्स है तो पूछ लीजिए। ओके, एंडोर्समेंट क्या होता है? ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, तो एंडोर्समेंट मैंने बताया था। मान लो आप लोग आई होप चेक देखा है आप लोग, है ना? चेक में क्या होता है, चेक में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। पहला वाला जो चेक किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं उसको हम कहते हैं, और दूसरा वाला जो चेक के नीचे या चेक के पीछे साइन कर देते हैं, है ना? तो एंडोर्समेंट मतलब इज अ प्रोसेस जहां पे एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हो जाता है दूसरे व्यक्ति के पास, यानी कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास चले जाते हैं, इसको हम कहते हैं एंडोर्समेंट। समझ में आ रहा हो? चेक की क्या पर्पस है? चेक में क्या होता है, चेक में एक व्यक्ति चेक के नीचे साइन कर देते हैं एंड दूसरे व्यक्ति की जो नाम है वो लिख देते हैं ऊपर, एंड ये क्या करते हैं, जिसको पे करना है पैसे उसको दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंडोर्समेंट हो रहा है, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हो रहे हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। इतना क्लियर है? एनी डाउट्स? एंडोर्समेंट तक क्लियर है? एनी डाउट्स? ठीक है, अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट क्या होता है। सबसे पहले आता है ऑर्डिनरी और ब्लैंक एंडोर्समेंट। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? एनी आइडियाज? ठीक है, ब्लैंक एंडोर्समेंट, मान लो हम एक चेक की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ब्लैंक एंडोर्समेंट मतलब जो भी चेक बना रहे हैं वो क्या करते हैं, चेक के नीचे उसकी सिग्नेचर डाल देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ उसका सिग्नेचर है, किसका, जो चेक बना रहा है, इसको हम कहते हैं ब्लैंक एंडोर्समेंट। समझ में आ गया? ब्लैंक एंडोर्समेंट में सिर्फ किसका सिग्नेचर है, जो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना रहा है सिर्फ उसका सिग्नेचर बनता है ब्लैंक एंडोर्समेंट पे। ब्लैंक एंडोर्समेंट को आप ऑर्डिनरी एंडोर्समेंट भी कह सकते हैं। अभी देखते हैं स्पेशल एंडोर्समेंट में। स्पेशल एंडोर्समेंट में क्या होता है, जो चेक बना रहे उसका सिग्नेचर होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के नीचे, और साथ साथ जिसको ये चेक या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिए जा रहे हैं उसका नाम भी होंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। क्लियर है? ऑर्डिनरी एंडोर्समेंट एंड स्पेशल एंडोर्समेंट में क्या अंतर है, समझ में आ गया सबको? ऑर्डिनरी एंडोर्समेंट में जो चेक या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना रहा है सिर्फ उसका सिग्नेचर होगा नीचे या दूसरे पेज पर। स्पेशल एंडोर्समेंट में क्या हो रहा है, जो चेक या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना रहा है उसके सिग्नेचर होगा, और जिसको वो चेक या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिए जा रहे हैं उसका नाम भी होंगे वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे। क्लियर है? एनी डाउट्स?
एनी डाउट्स? ओके, अब हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था एंडोर्समेंट की क्या मतलब है। एंडोर्समेंट मतलब एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जा रहा है, इसको हम कहते हैं एंडोर्समेंट। तो टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट में हमने ऑलरेडी देखा कि ऑर्डिनरी एंडोर्समेंट क्या होता है, स्पेशल और फुल एंडोर्समेंट क्या होता है। अब हम बात करते हैं टुवर्ड्स द रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। तो एंडोर्समेंट में क्या होता है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हो जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जा रहा है ना। अब ये भी हो सकता है फर्स्ट टाइम एंडोर्समेंट हो गया, उसके बाद सेकंड टाइम एंडोर्समेंट हो सकता है, उसके बाद थर्ड टाइम भी एंडोर्समेंट हो सकता है। यानी कि ए ने बी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया, बी ने सी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया और सी ने डी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया। तो यहाँ पे कितना बार एंडोर्समेंट हो रहा है, ए टू बी पहला एंडोर्समेंट हो रहा है, बी टू सी दूसरा एंडोर्समेंट हो रहा है एंड सी टू डी तीसरा बार एंडोर्समेंट हो रहा है। तो रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट में क्या होता है, पहला एंडोर्समेंट के बाद यानी कि ए ने बी को मान लो चेक दे दिया, उसके बाद जितना भी एंडोर्समेंट है वो सारे के सारे नहीं हो पाएगा। यानी कि सिर्फ एक ही एंडोर्समेंट हो सकता है दो लोगों के बीच में, उसके बाद एंडोर्समेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। क्लियर है? एनी डाउट्स? Any doubts? Restrictive endorsement, any doubts? हाँ, पार्शियल एंडोर्समेंट मैंने बताया नहीं, मैं बताने वाला हूँ। यस, restrictive endorsement, any doubts? ओके, एंडोर्समेंट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। एंडोर्समेंट की क्या मतलब है, एंडोर्समेंट में एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हो रहे दो लोगों के बीच में। ठीक है, एंडोर्सर और एंडोर्सी दो लोगों के बीच में एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब कुछ भी हो सकता है, चेक हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, प्रॉमिसरी नोट हो सकता है। यानी कि एंडोर्समेंट की यही मतलब है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हो रहे हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जा रहे हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास। तो ये भी हो सकता है एंडोर्समेंट बहुत बार हो सकता है ना, मतलब पहला बार मान लो ए टू बी एंडोर्समेंट हो रहा है, ए ने बी को चेक दे दिया और बी ने वही चेक सी को दे दिया और सी ने वही चेक डी को दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल एंडोर्समेंट हो रहे हैं। पहला वाला एंडोर्समेंट हो गया ए और बी के बीच में, दूसरा एंडोर्समेंट हो गया बी और सी के बीच में एंड तीसरा एंडोर्समेंट हो गया सी और डी के बीच में। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट में क्या होता है, रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट में सिर्फ एक ही बार एंडोर्समेंट हो सकता है। यानी कि पहला एंडोर्समेंट कहाँ हुआ था, ए और बी के बीच में। अभी बी और सी के बीच में एंडोर्समेंट नहीं हो सकता और सी और डी के बीच में एंडोर्समेंट नहीं हो सकता रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट में। यानी कि पहला एंडोर्समेंट के बाद वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स नहीं कर सकता, इसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। ये पॉइंट क्लियर है? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? ओके, अभी हम बात करते हैं पार्शियल एंडोर्समेंट के बारे में। ठीक है, मान लो पार्शियल एंडोर्समेंट में मान लो ए और बी के बीच में एक एंडोर्समेंट हो रहा है। ठीक है, ए क्या कर रहे हैं, एक 50,000 की एक चेक बना रहा है। ठीक है, और बी को दे रहे हैं, लेकिन बी को एक्चुअली कितना अमाउंट मिलना था, 30,000 रुपीज मिलना था। यानी कि पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जितना भी पैसे हैं वो बी को नहीं देना है, वो चेक में थोड़ा पोर्शन किसको देना है, बी को देना है। तो इसको हम कहते हैं पार्शियल एंडोर्समेंट। पार्शियल एंडोर्समेंट में क्या हो रहा है, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जितना भी अमाउंट दिया गया है उसमें से एक पोर्शन, ठीक है, वो दिया जाता है दूसरे व्यक्ति को। किसको, एंडोर्सर को, है ना, सॉरी एंडोर्सी को। पार्शियल एंडोर्समेंट में मान लो एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, ए और बी के बीच में एक एंडोर्समेंट हो रहा है। ठीक है, ए एक कस्टमर है, ए ने क्या किया, बी से 25,000 की प्रोडक्ट्स खरीद लिया, यानी कि 25,000 रुपीज की प्रोडक्ट्स खरीद लिया। मान लो उसने कुछ फोन या कुछ लैपटॉप,
कुछ भी चीज खरीद लिया। उसके बाद क्या हो रहा है, तो ए कस्टमर है, बी शॉपकीपर है, ठीक है। तो मान लो अभी ए ने 50,000 का एक चेक बना दिया। अभी 50,000 का चेक अभी बी को कितना देना था, 25,000। कितने की चेक बन रहे हैं, 50,000 की चेक बन रहे हैं। तो इसमें बी के कितना अधिकार होगा, 25,000 तक। तो इसको हम कहते हैं पार्शियल एंडोर्समेंट, यानी कि पूरा अमाउंट बी का नहीं होता है, थोड़ा अमाउंट बी का होता है और थोड़ा अमाउंट किसी और का होता है। इतना क्लियर है, पार्शियल एंडोर्समेंट क्लियर है? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? Any doubts on partial endorsement? ओके, अभी हम बात करते हैं कंडीशनल एंडोर्समेंट के बारे में। कंडीशनल एंडोर्समेंट मतलब वेरी सिंपल, एंडोर्समेंट अगर होना है, एक कंडीशन को फॉलो करना है, उसको हम कहते हैं कंडीशनल एंडोर्समेंट। मान लो मैंने पहला जो एग्जांपल दिया था आप लोगों को, ए और बी के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ था, ठीक है। ए कस्टमर है एंड बी एक शॉपकीपर है। ए ने बी से बोला मुझे एक पर्टिकुलर स्मार्टफोन चाहिए, मुझे एप्पल आईफोन 15 चाहिए या 14 चाहिए। अभी ये क्या, यहाँ पे क्या हो गया, एक कंडीशन हो रहा है। अगर कंडीशन हो रहा है तो फिर ठीक है, एंडोर्समेंट हो जाएगा दो लोगों के बीच में। अगर कंडीशन नहीं हो रहा है तो एंडोर्समेंट भी नहीं होगा। इसको हम कहते हैं कंडीशनल एंडोर्समेंट। यानी कि एंडोर्समेंट किसके ऊपर डिपेंड होता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है। अगर वो कंडीशन हो रहा है तो फिर एंडोर्समेंट हो जाएगा, अगर कंडीशन नहीं हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, एंडोर्समेंट भी नहीं होगा। क्लियर है? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स ऑन कंडीशनल एंडोर्समेंट? कंडीशन मतलब कुछ भी हो सकता है। मैंने बताया था पहला वाला एग्जांपल में, ए और बी के बीच में एक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। ए एक कस्टमर है, ए ने बता दिया, ए ने बी को बोल दिया कि मुझे ऐसा एक स्मार्टफोन चाहिए। अगर बी के पास वो स्मार्टफोन है तो फिर दो लोगों के बीच में, ए और बी के बीच में एंडोर्समेंट हो सकता है। यानी कि मान लो ए ने बी को पैसा दे दिया वाया चेक, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज, कुछ भी। अगर बी के पास वो मोबाइल फोन नहीं है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एंडोर्समेंट नहीं होगा दोनों के बीच में, यानी कि ए और बी के बीच में। यानी कि एंडोर्समेंट एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो कंडीशन फॉलो कर रहे हैं तो एंडोर्समेंट हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर ठीक है। मैं टाइप कर देता हूं साइड पे कंडीशनल एंडोर्समेंट की। ओके, ये थोड़ा नोट कर लेना, कंडीशनल एंडोर्समेंट में टाइप कर दे रहा हूं यहाँ पे साइड पे। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज होता है, कंडीशनल एंडोर्समेंट में क्या हो रहा है, एक कंडीशन के ऊपर
डिपेंड होता है एंडोर्समेंट। वो कंडीशन अगर हो रहे हैं तो फिर एंडोर्समेंट हो जाएगा दो लोगों के बीच में, अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो एंडोर्समेंट भी नहीं होगा दो लोगों के बीच में। तो ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि एंडोर्समेंट होता है एक कंडीशन के ऊपर, अगर वो कंडीशन हो रहे हैं, ठीक है, तो फिर एंडोर्समेंट हो जाएगा दो लोगों के बीच में। अगर वो कंडीशन नहीं हो रहे तो फिर एंडोर्समेंट नहीं होगा दो लोगों के बीच में। क्लियर है? एनी डाउट्स? ओके, अभी मुझे बता दो एंडोर्सर कौन है और एंडोर्सी कौन है। एंडोर्सर कौन है और एंडोर्सी कौन है, मुझे बता दो। एंडोर्सर कौन है और एंडोर्सी कौन है? यस, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था क्लास की शुरुआत में, एंडोर्सर कौन होता है और एंडोर्सी कौन होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एंडोर्सर मतलब कौन होता है, जो साइन करता है। यानी कि मान लो चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चेक के नीचे जो साइन करता है उसको हम एंडोर्सर कहते हैं। किसको हम पैसा दे रहे हैं, यानी कि चेक हम किसको दे रहे हैं उसको हम एंडोर्सी कहते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है, अभी सैन रिकोर्ड्स एंडोर्समेंट। सैन रिकोर्ड्स एंडोर्समेंट में क्या होता है, अभी मान लो, तो मैंने बताया था एंडोर्सर कौन है, यानी कि चेक पे जो साइन करता है। मान लो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक चेक दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, चेक अगर एंडोर्सर ने एंडोर्सी को चेक दे दिया, एंडोर्सर कौन होता है, जो साइन करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के नीचे, और एंडोर्सी कौन होता है, जो चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट जो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसको हम कहते हैं एंडोर्सी। मान लो एंडोर्सर ने एंडोर्सी को एक चेक दे दिया, और एंडोर्सी जब ये चेक बैंक में कैश में ट्रांसफर करने के लिए जब गया, मान लो ये जो चेक है वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर की क्या मतलब है, मतलब चेक प्रेजेंट किया, पैसा नहीं मिला, यानी कि चेक बाउंस हो गया, उसको हम कहते हैं डिसऑनर। क्लियर है? अभी ऐसा एक सिचुएशन पे ब्लेम किसके ऊपर, इल्जाम किसके ऊपर होगा, एंडोर्सर के ऊपर ब्लेम होगा, है ना। यानी कि एंडोर्सर ने जो चेक इशू किया था वो बाउंस हो गया, यहाँ पे ब्लेम किसके ऊपर होगा, एंडोर्सर के ऊपर होगा। ठीक है, तो सैन रिकोज एंडोर्समेंट में यही होता है, एक सैन रिकोज एंडोर्समेंट में एक क्लॉज होता है, एंडोर्सर के ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं होता। मान लो यहाँ पे एंडोर्सर ने एंडोर्सी को एक चेक दे दिया, एंडोर्सी जब ये चेक पैसों में पैसों में कन्वर्ट करने के लिए जब बैंक गया और चेक जब प्रेजेंट किया, तब अगर ये चेक डिसऑनर हो गया, तब यहाँ पे क्या हो सकता है, एंडोर्सर को दोषी माना जाएगा। लेकिन सैन रिकोज एंडोर्समेंट में क्या होता है, एंडोर्सर के ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं होगा। क्लियर है? एनी डाउट्स? इसमें एक क्लॉज आता है, हाँ, जब चेक बाउंस होगा, इल्जाम किसके ऊपर होना चाहिए, एंडोर्सर के ऊपर होना चाहिए, यानी कि जो साइन कर रहे हैं। लेकिन सैन रिकोज एंडोर्समेंट में क्या होता है, एंडोर्सर के ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एज अ सैन रिकोज एंडोर्समेंट। क्लियर है? एनी डाउट्स? ये यूजुअली मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, है ना, मतलब एंडोर्समेंट मल्टीपल एंडोर्समेंट्स हो सकते हैं। ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, और एंडोर्समेंट ऐसा भी हो सकता है, ए ने बी को दिया और ए ने सी को भी दिया, ए ने डी को भी दिया, मैंने बताया था पार्शियल एंडोर्समेंट। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारे लोग शामिल हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर ए की गलती की वजह से अगर चेक बाउंस हो रहे हैं, बी भी दोषी माना जाएगा, सी भी दोषी माना जाएगा, क्योंकि सी ने डी को दिया था, है ना। ऐसे एक सिचुएशन पे लोग क्या करते हैं, सैन रिकोज एंडोर्समेंट ले लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एंडोर्सर दोषी नहीं माना जाएगा। क्लियर है? एनी डाउट्स? यस,
वही मैंने बताया था, एंडोर्समेंट में बहुत सारे लोग शामिल हो सकता है, ए बी सी डी, मतलब 4 या 5 लोग एक साथ उसमें हो सकता है। तो मान लो ए ने बी को दिया और बी ने सी को दिया, तो ऐसे सिचुएशन पे जब बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, तब एक व्यक्ति को मान लो अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की क्रेडिबिलिटी के ऊपर उतना भी भरोसा नहीं है, तो वो क्या कर देते हैं, ये सैंस रिकोस एंडोर्समेंट ले लेते हैं। ओके, क्लियर है? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? रिस्पॉन्स बता दीजिए। एनी डाउट्स? ओके, अभी हम बात करते हैं द लास्ट वन, फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। क्या हो सकता है? एनी आइडियाज? यस, मैं बता दूंगा आपको। क्लास के बाद 2 या 3 मिनट की डाउट क्लियरिंग सेक्शन होगा, तब पूछ लेना, मैं बता दूंगा सैन रिकोस एंडोर्समेंट। ठीक है, हम बात करते हैं फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट के ऊपर। फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट क्या होता है? एंडोर्सर कौन होता है? पर्सन हु साइंस। ठीक है, फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट, ओके, राइट डाउन द नोट्स। An endorsement were an endorser extends his liability or abandons some of his rights under negotiable instrument. तो फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट क्या होता है? यहाँ पे एंडोर्सर, एंडोर्सर मतलब कौन होता है? जो साइन करता है चेक या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, और एंडोसी मतलब कौन होता है? जिसको ये चेक या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है। तो यहाँ पे फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट में क्या होता है? फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट में एंडोर्सर यानी कि जो भी साइन करता है, वो अपना जो अधिकार होता है वो इधर बढ़ाएंगे या अपना जो अधिकार होता है वो कम करेंगे, उसको हम कहते हैं फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। ठीक है, यानी मान लो ओके, फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट की एक एग्जांपल बता देता हूं आपको। ओके, मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी, मतलब नोवेशन सब होता है ना। नोवेशन मतलब क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट, पुरानी कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक नया कॉन्ट्रैक्ट, एक पुरानी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक नया कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट कुछ ऐसे ही है। यहाँ पे क्या होता है? एंडोर्सर की जितना भी राइट्स है, जितना भी ड्यूटीज है, उसमें चेंजेस हो रहे हैं या बदलाव हो रहे हैं। उसका जो अधिकार है वो इधर बढ़ जाएगा या कम होते जाएंगे, और विद म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी कि दोनों दो लोगों के बीच में, एंडोसर और एंडोसी के बीच में एग्रीमेंट होता है, एंड उसकी वजह से इधर एंडोसर की अधिकार जो है वो बढ़ जाता है या कम हो जाता है। सो दैट इज फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। ओके, सो आज की लेक्चर में सिर्फ इतना ही है, बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? कोई भी डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हो अभी। स्मृति, आप कुछ पूछ रहे थे मुझसे। हाँ, बताइए।
सा वाला एंडोर्समेंट में, सैन रिकोस एंडोर्समेंट में या नॉर्मल एंडोर्समेंट में? सैन रिकोस में मैंने बताया था, मान लो जब एक एंडोर्समेंट में बहुत सारे लोग शामिल हैं, ए बी सी डी सारे के सारे लोग शामिल हैं, ठीक है। ए के पास एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था जो ए ने बी को दिया, यानी कि ए सबसे पहला होता है, और बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया और डी ने ए को दिया, ठीक है। अभी मान लो एक ऐसा सिचुएशन आ रहा है और ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर होते जा रहे हैं। डिसऑनर हो रही है क्या मतलब? आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट कर रहे हो और आपको पैसा नहीं मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन पे क्या होता है, मैंने बताया था ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया एंड सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया। ई को क्या लगेगा, डी ने मुझे जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है वो डिसऑनर हुआ है, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था, ए पहला व्यक्ति है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बी को दिया था, एंड बी के जरिए वो आया था सी के पास, एंड सी के जरिए वो आया था डी के पास। तो एक्चुअल में डिसऑनर कहां पे हुआ है, ए की साइड से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिसऑनर हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन पे दोषी कौन है, ऑब्वियसली ए है। तो यहाँ पे डी और ई के बीच में एंडोर्समेंट हो रहा है ना, और ई को लगेगा डी ने जो एंडोर्समेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मुझे दिया था वो डिसऑनर हुआ है, लेकिन एक्चुअल में डिसऑनर कहां हो रहे हैं, ए के साइड से डिसऑनर हो रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन पे जहां पे बहुत सारे लोग एंडोर्समेंट में शामिल हैं, तो लोग यानी कि बी सी और डी ऐसे लोग जो होता है, जो लिंक के नीचे होता है, यानी कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इश्यू करते हैं वो सबसे ऊपर होता है, और जो लिंक के नीचे होता है जैसे कि बी सी और डी, वो क्या कर सकते हैं, सैन रिकोस एंडोर्समेंट ले सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बी का लायबिलिटी कम होता है, सी का लायबिलिटी कम होता है, डी का लायबिलिटी कम होता है, लेकिन ए का लायबिलिटी ऐसे ही रह जाता है, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहां से आ रहे हैं, ए से आ रहे हैं, बी के पास जा रहे हैं, सी के पास जा रहे हैं, डी के पास जा रहे हैं एंड ई के पास जा रहे हैं। क्लियर है? एनी डाउट्स? ओके, एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? एंडोर्समेंट की मीनिंग मैंने बताया था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हो रहे हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास। मैं आपको एक चेक दे रहा हूँ, विशारद मैं आपको एक चेक दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी कि चेक ट्रांसफर हो रहा है, कहां से कहां तक जा रहा है, मेरा जो चेक है आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पे एंडोर्सर कौन है, एंडोजी कौन है, एंडोर्सर मतलब जो चेक पे साइन करता है, यानी कि मैं इस सिचुएशन पे एंडोर्सर हूं, एंडोजी कौन है, विशारद, आप एंडोर्सी हो। एंडोर्समेंट मतलब प्रोसेस होता है जहां पे ट्रांसफर हो रहा है चेक, कहां से कहां तक, मेरे पास से आपके पास आ रहा है। सो आई होप दैट इज क्लियर। एनी डाउट्स? यस, वेरी गुड। एनी अदर डाउट्स? फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट मैंने ऑलरेडी बताया था। एंडोर्सर मतलब कौन होता है, जो चेक के नीचे साइन करता है, जब उसका अधिकार जो होता है, ड्यूटी जो होता है, राइट जो होता है, वो एंडोर्सर और एंडोसी के बीच में अगर एग्रीमेंट होता है तो वो क्या कर सकता है, एंडोर्सर का अधिकार बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। इसको हम कहते हैं फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। आई होप दैट्स क्लियर। एनी अदर डाउट्स? एनी अदर डाउट्स? Any other doubts? Okay. So आज की क्लास हम वाइंड अप करेंगे। Thank you for listening. Have a wonderful day. Negotiable Instrument Act की जो नोट्स है मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर कर देता हूँ। So I hope if there is nothing else, goodbye. Next क्लास में मिलते हैं।